स्वागत आप सभी का इस खास शो में। गुजरात से लेकर बिहार तक कांग्रेस वक्त रहते एक्टिव नजर आ रही है। गुजरात में तो राहुल गांधी एक महीने में तीसरी बार दौरे पर पहुंचे हैं। कोई राज्य भी हो, अब कांग्रेस हर जगह अपनी खो गई सियासी जमीन हासिल करने की कोशिश में जुट चुकी है। वो किसी भी पिछलग्गू किसी की नहीं है, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। पार्टी ने यही संदेश दिल्ली में दिया था जब आम आदमी पार्टी का छोटा भाई बनने से साफ इनकार कर दिया था, और अब कांग्रेस यही संदेश गुजरात और बिहार में भी देना चाह रही है। गुजरात में तो चुनाव अभी 2 साल दूर है, लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव है, जहां कांग्रेस ने आरजेडी की परवाह किए बगैर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार जैसे नेताओं को आगे बढ़ा दिया है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। कन्हैया कुमार कई दिनों से बिहार में पलायन रोको नाम की पदयात्रा पर हैं। इधर एक्टिव मोड में नजर आ रही पार्टी 6-8 महीने पहले ही सीट शेयरिंग पर भी बातचीत शुरू कर चुकी है, और इसके लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग हुई, जहां राहुल गांधी पहले से मौजूद थे। राहुल ने हाथ मिलाकर तेजस्वी का स्वागत किया। साथ में दोनों पार्टियों के दूसरे बड़े नेता भी मौजूद थे, जिनमें खड़गे, राहुल, केसी वेणुगोपाल के साथ तेजस्वी, मनोज झा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सबके सब मौजूद रहे। लेकिन दिलचस्प यह भी है कि सीट शेयरिंग पर यह बैठक ऐसे वक्त में बुलाई गई जब महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर खींचतान चल रही है। यानी आरजेडी पर कांग्रेस की ओर से दबाव का ताना बाना पहले से ही तैयार किया जा चुका था, और इसी दबाव के बीच तेजस्वी ने दिल्ली में सीटों पर जो बातचीत की, उसमें माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव की बॉडी लैंग्वेज में वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया जो पटना में नजर आता है। देखिए। देखिए, जनता मालिक है, जनता पे आप छोड़िए, लेकिन ये तय है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है। तो 17 और 20 अप्रैल को पटना में फिर से महागठबंधन के नेताओं के बीच बैठक होगी। दिल्ली में यह भी तय किया गया, लेकिन पटना की मीटिंग से पहले माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव को दिल्ली बुलाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो बिहार में भी फ्रंट फुट पर खेलने जा रही है। पहले कांग्रेस के नेता लालू ने के दरबार में चुनावी मुद्दों को सुलझाने जाया करते थे, तो लालू का पलड़ा भारी रहता था। लेकिन अब कांग्रेस ने तेवर कड़े कर दिए हैं, और कांग्रेस की बदली हुई कार्यशैली को देखते हुए आरजेडी मोलभाव करने के मूड में आ गई है, और उसकी वजह है सीएम का फेस डिक्लेयर करना। आरजेडी की इस गरज का कांग्रेस भी सीटों के मोलभाव में फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। सीएम फेस वाला सवाल तेजस्वी से भी पूछा गया, सुनिए। आप पता नहीं आप लोग क्यों चिंतित रहते हैं चेहरे की। ये हम लोगों की चीजें हैं, ये हम लोग जो है बातचीत करके सारी चीजें जो है सामने आ जाएंगी। इसमें आप लोगों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पिछले दिनों सर जो दोनों पार्टियों की तरफ से बयानबाजी हुई, उसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हुए। नीतीश जी तो हाईजैक हो रखे हैं। वो अमित शाह जी कितने बार बोलते रहे हैं कि बस उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के बाद ये नहीं बोला कि मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो सधे हुए अंदाज में भी दिखे आज तेजस्वी, और कुछ भी पत्ते खोलने से साफ कतराते नजर आए। और कांग्रेस के साथ मीटिंग के बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी गोलमोल जवाब दिया, जबकि इस मीटिंग से पहले पटना में पार्टी नेता बड़ी तगड़े तरीके से दावा कर रहे थे कि तेजस्वी ही महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा है। अब इसे भी सुनिए। महागठबंधन में ऑल इज वेल है। हमारे विरोधियों को, एनडीए के लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए गठबंधन की, अपनी पार्टी की। वहां तो कई मुख्यमंत्री के चेहरा हो गए हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने का सीक्रेट प्लान भी लिखी हो गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। यहाँ कहीं कोई किचकिच नहीं है, न कोई कंफ्यूजन है। बिहार में बिहार की 14 करोड़ जनता का पसंद, बिहार की जनता का उम्मीद और भविष्य श्री तेजस्वी यादव जी हैं, और महागठबंधन में मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी ही है। इसमें न किसी को कंफ्यूजन होना चाहिए, न कोई भ्रम में रहना चाहिए।
तो प्रवक्ता को भले ना कंफ्यूजन हो, लेकिन पटना में खुद तेजस्वी ही कंफ्यूज दिखने लगे। यही वजह है कि जेडीयू बीजेपी इस बैठक पर चुटकी ले रही है, ये कहते हुए कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। सबसे पहले अपना सीएम कौन होगा, राजद का होगा कि कांग्रेस का होगा? राष्ट्रीय जनता दल ने पूरा अपना प्लानिंग बना लिया है कि कांग्रेस को किसी तरह बिहार में समाप्त कर दो। एक आखिरी सवाल, और अब दिल्ली की मीटिंग के भीतर क्या बातें हुई, इस पर तो तेजस्वी यादव ने सीधा जवाब नहीं दिया। और यह बात भी तय है कि किसी भी गठबंधन में पहली ही मीटिंग में सीटों का फॉर्मूला सामने नहीं आ जाता है। लेकिन कांग्रेस ने पटना की बैठक में जाने से पहले यह जरूर साफ कर दिया है कि वो कम से कम किस फिगर पर बात मानेगी। बिहार में 70 से कम सीटें कांग्रेस को कबूल नहीं हैं। जिताऊ सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव के आधार पर यह कांग्रेस की मांग है और कांग्रेस के पास 45 सीटें जीतने का प्लान है। चुनाव बाद ही तय होगा कि सीएम का चेहरा कौन होगा। तो ये बातें कांग्रेस ने 2 टूक कभी साफ कर दी हैं। लेकिन आरजेडी कांग्रेस को 50-60 सीटें देने के ही मूड में है। ऐसे में सीटों का बंटवारा महागठबंधन में आने वाले वक्त में बड़ी समस्या भी बन सकता है। आरजेडी का दावा है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 70 सीटों पर लड़ने का मौका मिला, लेकिन वो सिर्फ 27 सीटें ही जीत पाई। जबकि कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा सीटों के आधार पर वो 70 सीटें जीत सकती है और इसी उम्मीद में कांग्रेस ने कम से कम 45 सीटें जीतने का टारगेट भी सेट किया है। लेकिन आरजेडी जो बात कह रही है, दबी जुबान में कांग्रेस के कुछ नेता भी इसे मान रहे हैं। सीट शेयरिंग की अपनी डिमांड मनवाने में पिछले चुनाव यानी कि 2020 का प्रदर्शन ही उनकी राह की सबसे बड़ी बाधा है। यानी 2015 की तुलना में 2020 के चुनाव में कांग्रेस का गिरता स्ट्राइक रेट, तो अब जरा पूरे नंबर के साथ इस गिरावट को भी समझिए। 2015 में आरजेडी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 80 सीटें जीती, यानी उसका स्ट्राइक रेट 79.2% रहा था, करीब करीब 80%। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी भी 2015 में सिर्फ 41 सीटों पर चुनाव लड़कर 27 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, तो स्ट्राइक रेट था 65.85% का। लेकिन 2020 में जब नीतीश महागठबंधन का हिस्सा नहीं थे, तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। 2020 में आरजेडी ने 144 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए और 75 सीटें जीत पाए। मतलब 43 उम्मीदवार ज्यादा होने के बाद भी 5 सीटों का नुकसान हुआ और स्ट्राइक रेट घटकर 79 से 52% पर आ गए। कांग्रेस का नुकसान और बड़ा था। कांग्रेस ने 2015 के नतीजे से उत्साहित होकर 70 सीटों पर चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन सिर्फ 19 उम्मीदवार ही जीत पाए। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट महज 27% पर आ गया, यानी 38% की गिरावट। आरजेडी 2020 के स्ट्राइक रेट को आधार मानकर ही कांग्रेस को कम से कम सीटें देना चाह रही है और यह कांग्रेस की एक कमजोर नस है। लेकिन आरजेडी की 2 कमजोर नसें भी हैं जिसे कांग्रेस ने पहचान लिया है। एक तो हमने पहले ही बताया कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस का ऐलान करवाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी नस है बिना कांग्रेस आरजेडी का काम भी नहीं चलने वाला। पिछले 25 सालों से बिहार चुनाव के नतीजे का इतिहास यही बताता है। 5 जुलाई 1997 को जनता दल से अलग होकर लालू प्रसाद ने राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया था। आरजेडी के गठन के बाद से ही विधानसभा के भीतर लालू को कांग्रेस का साथ मिलता रहा है। 1997 और 2000 में भी राबड़ी देवी की सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने आरजेडी को समर्थन दिया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में गठबंधन के बाद भी विधानसभा चुनाव में दोनों दल कई बार अलग अलग चुनाव भी लड़े हैं, लेकिन जब अलग लड़े आरजेडी को नुकसान साफ साफ दिखा। साल 2000 का चुनाव तो बिहार झारखंड का साथ साथ था, लिहाजा हम 2005 से चुनावी नतीजों को आपके सामने रखते हैं तो तस्वीर साफ होगी। 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें पहली बार फरवरी महीने में नीतीश कुमार ने शपथ तो ले ली, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाए थे। दूसरा चुनाव नवंबर महीने में हुआ था। दूसरी बार के चुनाव का हाल देखिए। 2005 में आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हो पाया, नतीजा आरजेडी की बड़ी हार हुई। 2010 में लालू और रामविलास पासवान ने गठबंधन किया और कांग्रेस को अलग छोड़ दिया, नतीजा इतिहास में आरजेडी की सबसे बड़ी हार हुई। 2015 में लालू और कांग्रेस के बीच बात बन गई थी, हालांकि इसमें जेडीयू भी शामिल थी, नतीजा महागठबंधन को शानदार जीत मिली। तो 2020 में महागठबंधन जारी रहा, लेकिन माइनस नीतीश कुमार, मगर लेफ्ट पार्टियों की इसमें एंट्री हो गई थी।
नतीजा, महागठबंधन को 110 सीटें मिल गई, बहुमत से सिर्फ 12 सीटें दूर। तो आपने देखा कि कैसे कांग्रेस भले ही सरकार न बना पाए, करीब 35 सालों से सत्ता से कांग्रेस भले दूर हो, लेकिन बिना कांग्रेस आरजेडी का भी सत्ता तक पहुंचना मुश्किल नजर आता है। तो इस सब के बीच में अब बड़ा सवाल यही बन गया है कि अगर अब की बार कांग्रेस और आरजेडी के बीच में गठबंधन होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, किस रास्ते करवट लेगा ये गठबंधन। अरविंद मोहन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। और नवीन उपाध्याय जी सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन जी आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो नवीन जी, तो आपके पास में आऊंगा, लेकिन अरविंद मोहन जी, दिल्ली में जो आज बातचीत हुई इसके बाद कुछ तस्वीर साफ होती नजर आई नहीं। कुछ भी कहने की हालत में तेजस्वी दिखे नहीं और बॉडी लैंग्वेज में वो कड़कपन नहीं था जो उनका पटना में दिखता है। वजह क्या लगती है? देखिए, पहली बातचीत में कोई भी फॉर्मूला निकल रहा है, कोई सीट शेयरिंग का ये तय हो जाए, लीडरशिप का सवाल सुलझ जाए, ये उम्मीद करना मुझे लगता है कुछ ज्यादा है। पार्टी के अंदर नहीं हो पाता, इतने बड़े गठबंधन में कैसे होगा। और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी का मामला नहीं है, लेफ्ट पार्टियां हैं, निषाद पार्टी पिछली बार उनके साथ रही है, तो इसलिए ये गठबंधन काफी बड़ा है। और इन कम्युनिस्ट पार्टियां भी 3 कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, तो इन सबको साथ लेके अभी जो भी होगा। पहली बातचीत में मैं इसी का अच्छा मान रहा हूं कि अभी तक कुछ बुरा होने की खबर नहीं आ रही, क्योंकि दोनों जो नाम पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के हैं, जिनको कांग्रेस आगे कर रही है, इस पे आरजेडी की बहुत ज्यादा सहमति नहीं रही है। कन्हैया को लेके, उम्मीदवारी को लेके भी सवाल रहा है, और पप्पू पे तो पार्टी एकदम ही अड़ गई थी, तो वो इंडिपेंडेंट लड़े। अब अगर दोनों कांग्रेस को लीड कर रहे हैं और कांग्रेस के लिए वही मुख्य कर्ता धर्ता बने हुए हैं, तो उस पर आपत्ति न होना ही मुझे लगता है कि गठबंधन की दिशा में अच्छा है। इसमें कोई, तो ये उम्मीद कर लेना कि सारे सवाल अभी सुलझ जाएंगे, सीट से लेके लीडरशिप तक का, ये कुछ ज्यादा होगा। अब ये जरूर आपने जो बताया कि मैदान दिल्ली का हो कि पटना का हो, इस पे तेजस्वी का व्यवहार या कांग्रेसियों का व्यवहार निश्चित रूप से फर्क होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग अखाड़े हैं। और तेजस्वी का अखाड़ा पटना ही है, लेकिन तय मानिए चुनाव पटना ही में होना है और बिहार ही में होना है, और वो तेजस्वी का अखाड़ा है। उसमें कांग्रेस जब जाएगी तो उनके सहारे ही जाएगी, उनके साथ ही जाएगी, उनको आगे करके ही जाएगी। जी नवीन उपाध्याय जी, लेकिन अखाड़ा तो बिहार है, पटना में रणनीतियां तय होंगी आखिरी तौर पर, लेकिन कांग्रेस कहती है कि हम तो 60-70 पर लड़ेंगे, 45 तक जीतेंगे। तो बड़ा भाई छोटा भाई का सवाल भी टकराने का होगा। देखिए, कितना नंबर ऑफ सीट कांग्रेस लड़ेगी उससे इम्पोर्टेंट है कि कौन सी सीट लड़ेगी। पिछले बार जो सीट्स कांग्रेस हारी थी और 70 सीट कांग्रेस लड़ी थी, उसमें करीब 44 सीट्स ऐसे थे जो कि जिसमें जीतने की संभावना नहीं थी। कांग्रेस ने जो पोस्टमार्टम किया उसमें ये निकल के आया था कि कांग्रेस को शॉर्ट चेंज कर दिया गया था आरजेडी के द्वारा, जो सीटों का जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस इस बात का प्रयास करे कि उसको जीतने वाले सीट मिले, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है कि जहां तक नेतृत्व का सवाल है, वो देखिए कांग्रेस के पास कोई उस तरह का लीडर नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री बन सके। वो उस तरह का अगर आप सोचिएगा कि कन्हैया कुमार वो जिस कास्ट को बिलोंग करते हैं, 2-2.5% वोट है, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। तो मेरा मानना है कि तेजस्वी यादव इस गठबंधन के नेचुरल नेता हैं। अब इसका एक अनाउंसमेंट स्ट्रेटेजिकली क्या प्री इलेक्शन होगा या पोस्ट इलेक्शन, ये हो सकता है। स्ट्रेटेजिकली ये हो सकता है कांग्रेस को अलायंस को सूट करे कि तेजस्वी को डिक्लेयर नहीं करे, ताकि नन यादव ओबीसी का पोलराइजेशन बीजेपी के फेवर में नहीं हो। तो ये दूसरी बात है। लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस 60 से 70 सीट लड़ेगी, और इस बार कांग्रेस इस बात का प्रयास करे कि जो सीट दिए जाए उसमें उसको जीतने की संभावना। जी, आपका कैमरा हिल रहा है, उसको अब जरा सा दुरुस्त कीजिएगा। लेकिन अरविंद जी,
कांग्रेस अब वो वाली कांग्रेस उस मूड में नजर नहीं आ रही है जो 2015 में थी या 2020 में थी। अब कांग्रेस आक्रामक मुद्रा में आ रही है। हम ये गुजरात में भी देख रहे हैं, उससे पहले हमने दिल्ली में भी देखा था, और अब बिहार में भी टोन कांग्रेस सेट करना चाह रही है। तो क्या ये बदली हुई कांग्रेस से डील करना तेजस्वी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकता है? क्योंकि उनके प्रवक्ता कह रहे हैं नेता तो एक ही है और इसमें किसी को कोई शक ही ना हो। देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। लोकसभा का परिणाम इस किस्म का आया, लेकिन बिहार का परिणाम ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा उछल कूद कर सके। एक चीज जरूर है कि कांग्रेस लगातार मुसलमानों के सवाल पे पूरे मुल्क में शायद अकेली पार्टी रह गई है जो हर मुद्दे पे लड़ती भिड़ती रही है बीजेपी से। आरजेडी का रिकॉर्ड बुरा नहीं है उस मामले में, लेकिन कांग्रेस की तरफ फ्रंट फुट पे बढ़ के देश भर में, तो वो भरोसा मुसलमानों का निश्चित रूप से कांग्रेस के हक में गया दिखता है। हर जगह ये दिखाई दे रहा है कि आज मुसलमान पहले की तुलना में कांग्रेस पे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। बिहार में मुसलमानों का वोट काफी ज्यादा है, 16-17% वोट है, और उससे भी ज्यादा वो कंस्टिट्यूंसी जैसी हैं काफी सारी जिनमें उनका वोट काउंट करता है। और इस बार नीतीश कुमार को भी वो वोट जाने वाला नहीं है। आमतौर पे बिहार में मुसलमानों का एक हिस्सा नीतीश कुमार के पक्ष में चला जाता था, इस बार लग रहा है कि वो नहीं जाएगा। तो कांग्रेस उसी के बल पे मुझे लग रहा है, अदरवाइज कोई संगठन उनका हो, उनके पास कोई लीडरशिप हो, कोई दूसरा सोशल बेस जो उन्होंने बनाया हो, इस किस्म का भी कोई सोशल बेस नहीं है। अभी जो नवीन कह रहे थे वो बात एकदम सही है कि कांग्रेस को ऐसी सीटें दी गई थी जो बीजेपी की मजबूत या जेडीयू की मजबूत सीटें थी, खास तौर से अगड़ों वाली सीटें जहां आरजेडी नहीं लड़ सकती ठीक से। आरजेडी के पास सचमुच अगड़े कैंडिडेट नहीं है आज की तारीख। तो उसने कांग्रेस को, वो एक स्ट्रेटजी हो सकती है, वो कोई रणनीति में उसको कांग्रेस को दबाना ही नहीं होगा। वो जब लालू और नीतीश लड़े थे साथ मिलके, तब भी उन्होंने ऐसी सीटें कांग्रेस को दी थी जहां पिछड़ों की तुलना में अगड़ों की ताकत काफी दिखाई देती है। तो वो स्ट्रेटजी से कांग्रेस का कोई कैंडिडेट वहां अगड़ा दे दो, अपनी ओर से अगड़ा कैंडिडेट देने से थोड़ी पॉलिटिक्स उनकी अपनी कमजोर पड़ती है, तो उन्होंने कांग्रेस को दे दी। और कई सीटें मैं गिनवा सकता हूं इस किस्म की जो निकल गई उस समय, लेकिन बाद में अकेले कांग्रेस से नहीं निकली। तो वो जरूर कांग्रेस और आरजेडी दोनों को सोचना होगा कि ऐसी सीटों के लिए क्या इंतजाम हो, किस किस्म का इंतजाम हो जी। और इस बार आप तय मानिए कि कम्युनिस्टों का दावा, खास तौर से आईपीएफ वाले जो ग्रुप है एमएल का, उसका दावा बढ़ेगा, क्योंकि उसका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा है पिछले चुनाव। तो वो इस बार उसका क्लेम बढ़ेगा और उसका काम भी जमीन पे है, और उसका काम जाति वाले गणित से ऊपर उठ के है, तो समाज के सबसे कमजोर लोगों का सपोर्ट है। तो मुझे लग रहा है कि इस एडजस्टमेंट पे एक उसका भी ध्यान रखना जरूरी है कि उन लोगों को कितनी सीटें दी जाती हैं, कैसी सीटें दी जाती हैं। एब्सोल्युटली नवीन जी, लेकिन यहां पर एक कैच जो मुझे नजर आ रहा है, आप लोगों के जरिए समझना चाहूंगा। हरियाणा में भले कांग्रेस हार गई, लेकिन आम आदमी पार्टी से उनकी शर्तों पर हाथ नहीं मिलाया, और आंकड़े बता रहे हैं कि दोनों पार्टी साथ आई होती तो शायद जीत जाती। वोटों का जो परसेंट है और जितने वोट का बिखराव हुआ वो बता रहा है। यही हाल दिल्ली में भी हुआ। अपनी शर्तों पर अगर गठबंधन नहीं तो नहीं, अपनी पार्टी को हमें खड़ा करना है। बिहार में भी कांग्रेस के लिए यह अहम नहीं है कि वो जीत करके सरकार बनाए, सत्ता बनाए, सीएम बने, शायद ये मुमकिन ही नहीं है, पता है कांग्रेस को। तो फिर वो पार्टी को खड़ा करने पर ज्यादा बल देगी, भले सरकार बने न बने। और यहां जाकर के टकराव के आसार हो सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी तो सीएम बनने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। नहीं, ये नहीं मानना है मेरा, क्योंकि देखिए जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस मोर और लेस श्योर थी कि वो जीत रही है, इसलिए उसका गठबंधन नहीं करना लाजमी था। दिल्ली में जहां तक सवाल था, दिल्ली में था कि कांग्रेस इस बात के लिए लड़ रही थी कि आम आदमी पार्टी को डिसिमेट किया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी हर जगह इलेक्शन लड़कर कांग्रेस को हानि कर रही थी। लेकिन बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है और कांग्रेस कभी नहीं चाहेगी कि यूपी के बाद बिहार में भी बीजेपी का वर्चस्व कामी हो जाए। ये आपको राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी तब बहुत मजबूत हो जाएगी और ये कांग्रेस कभी नहीं होने देगी। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस किसी भी हालत में ये यहाँ अकेला चलो की नीति नहीं अपनाएगी। और ये सब देखिए, ये सीट एडजस्टमेंट, गिव एंड टेक, कौन लीडर बनेगा, ये सब किसी भी अलायंस में जब भी
सीट शेयरिंग होता है, तो इलेक्शन जब आता है तो नेचुरल इस तरह की बातें चलती है। हम इसको बहुत ज्यादा महत्व दे ही नहीं रहे हैं। मेरा मानना है कि ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और बाय एंड लार्ज जो है ये अलायंस इंटैक्ट रहेगा। जो अरविंद मोहन जी कह रहे थे, इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे थे कि लेफ्ट पार्टी CPI-ML को शायद इस बार इन लोगों को अधिक सीट देना चाहिए, काहे कि उनकी बहुत बड़ी सेंट्रल बिहार में पकड़ है और नेचुरली वो कास्ट से ऊपर उठकर गरीब लोगों के बीच में उनकी बहुत ही पकड़ है। तो मेरा मानना है स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा था। तो शायद सेंट्रल बिहार में जहां पर बीजेपी ने बहुत अच्छा नहीं किया था लोकसभा इलेक्शन में, सारी सीट लगभग हार गए थे, तो वहां पर जो है मेरा मानना है कि CPI-ML को उनको अधिक सीट देनी पड़ेगी। लेकिन बाय एंड लार्ज देखिएगा ये सब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। लीडरशिप पहले अनाउंस होता है तेजस्वी यादव या बाद में, दैट इज अ डिफरेंट। अरविंद जी, मैं इसलिए ये सवाल उठा रहा हूं क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि कांग्रेस को अगर अपनी जमीन हासिल करनी है तो वही जमीन आरजेडी के पास भी है। एक ही जमीन से दोनों हैं। कांग्रेस की ही जमीन पर आरजेडी खड़ी हुई, कहीं पर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई, कहीं पर आम आदमी पार्टी खड़ी हुई, एंड सो ऑन। तो अगर कांग्रेस वापसी करना चाहती है तो ये कितना भाएगा आरजेडी को? नहीं, सोशल बेस कांग्रेस और आरजेडी का फर्क है। कांग्रेस कभी मिडिल कास्ट में, यादव में, कोयरी में, कुर्मी में, इनमें कांग्रेस का बेस नहीं था। कांग्रेस अगड़ों पे, ब्राह्मणों पे, खासतौर से मुसलमानों और दलितों के सहारे पॉलिटिक्स करती रही है। तो वो बेस अलग है और वो बेस मिलेगा नहीं और वो टकराता भी नहीं है। अब वो टकराव भी खत्म हो गया है क्योंकि अगड़ों को अब खत का एहसास हो गया है। अब असली चीज ये है कि पिछड़ों में जो ग्रुप्स हैं, खासतौर से मिडिल कास्ट में, कोयरी, कुर्मी, इसीलिए आप देखिए कि नायब सैनी ने वहां जाके एक कोयरी कैंडिडेट का डिक्लेयर किया है नीतीश कुमार के मुकाबले बीजेपी की तरफ से। और हर आदमी मानता है कि बीजेपी इस बार अपना CM क्लेम करेगी। चुनाव तक वो चाहे जो बोलते रहे, लेकिन उसके बाद उसकी सीटें ज्यादा होंगी तो वो CM के लिए क्लेम करेगी, या उसका टारगेट बिहार में अपना CM बनाना। तो इसलिए कोयरी एक इम्पोर्टेंट ग्रुप है, मल्लाह इम्पोर्टेंट ग्रुप है। कुर्मी के लिए तो मान लीजिए लीडर मैं मानता हूं कि अभी कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन कोयरियों के लिए लोकसभा चुनाव में भी लालू जी ने बहुत अच्छा दांव चला था। कुछ यादव कैंडिडेट कम किए थे और कोयरी बढ़ा दिए थे। मल्लाहों को जिस तरह से अपने साथ तेजस्वी ने रखा, वो पॉलिटिकल उसका मैसेज बहुत अच्छा गया था। तो मुझे लग रहा है कि इस बार पॉलिटिक्स उस लेवल पे चलेगी ज्यादा जी। और उसमें कोयरी, कुर्मी, मल्लाह ये इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप्स हैं जिनको पटाने की कोशिश होगी बहुत बड़े पैमाने, बहुत ज्यादा मेहनत। अगड़ों पे मेहनत करना या मुसलमानों पे मेहनत करना, ये काम अब लगभग, और कांग्रेस ने कुछ शुरुआत कर दी है कि उसने एक रविदासी अध्यक्ष बना दिया। 2 ग्रुप उसमें भी हैं, पासवान और रविदासी, ये 2 बड़े ग्रुप हैं दलितों में। तो उसमें रविदासी ग्रुप को कांग्रेस ने आगे करके अपनी ओर से, और वो मेरे ख्याल आरजेडी को भी सूट करता है, क्योंकि उस ग्रुप में आरजेडी की रीच नहीं है। तो ये मिलजुल के लड़ेंगे, ये कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है। सीटों का रहेगा जरूर, क्योंकि पॉलिटिकल लड़ाई है और पॉलिटिक्स में सब आदमी अपने को ज्यादा बड़ा बनना चाहता है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि 70 सीटें पाना कांग्रेस के लिए और फेवरेबल 70 सीटें पा जाना, ये एक चुनौती होगी। और ये तेजस्वी के लिए भी चुनौती होगी कि इतनी सीटें देके वो अपनी लीडरशिप कायम रखे। तो उस सवाल पे तो शायद बाद में होगी किचकिच, लेकिन अभी इस तरह से कुछ भी नहीं होगा कि दोनों एक दूसरे के सोशल बेस को खाएं। दूसरे मुस्लिम वोट का जहां तक सवाल है, जो बीजेपी को हराने की स्थिति में होगा, मुसलमान उसके साथ जाएगा। और बिहार में आरजेडी का रिकॉर्ड, कांग्रेस का रिकॉर्ड बहुत फर्क नहीं है। और जगहों पे मान लीजिए मायावती और कांग्रेस का रिकॉर्ड या वो रिकॉर्ड तो फर्क है, लेकिन बिहार में वो फर्क नहीं है। इसलिए मुसलमानों को कोई आरजेडी से नाराजगी। जी, आप दोनों मेहमानों का साफ तौर पे ये मानना है कि ये बड़े भाई की लड़ाई नहीं छिड़ेगी और दोनों आखिरकार कोई न कोई रास्ता निकाल लेंगे। अभी तो ये शुरुआत है मीटिंग्स की, और तमाम मुद्दों पर कोई न कोई हल निकलेगा, क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत यहां पर है अगर बीजेपी को मात देना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी, नवीन जी, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और कुछ ही पलों में बिहार के बाद हम यूपी के 27 की लड़ाई की बात करेंगे, जहां पर अब बड़ी जंग छिड़ गई है धर्म युद्ध वर्सेस जाति युद्ध का। बने रहिए हमारे साथ।